बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। एक तो सबसे अहम कि आज डेवलपमेंट सारा दिन शहर इक़्तिदार में क्या चलती रही। मौलाना साहब के घर के बाहर भाई जो हैं वो खंबा ड्यूटी करके हैं, सुबह से गए हुए थे और रात के 2 बजे वापस आए हैं। वहाँ क्या कुछ होता रहा जो मीडिया पर नजर नहीं आया। इसके अलावा 26 अक्टूबर सबकी नजरें उस पर गड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं कि 26 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे या नहीं बनेंगे, या उनके साथ हाथ होने वाला है। इन सारी आईनी तरमीम का मरकज क्या है, मकसद क्या है, वो जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या इस सारा दिन जो है वो मौलाना साहब के घर के बाहर क्या होता रहा है। क्या आप मौलाना और पीटीआई को बिलावल भुट्टो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हुए? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी जिसमें मौलाना साहब भी मौजूद थे और बिलावल भी उनके साथ मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए थे। हाँ, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से, क्योंकि उनका घर ही पाकिस्तान की सियासत की डार्लिंग बना हुआ था और तमाम सियासतदान हर वक्त उनके दरवाजे पर मौजूद थे। आज भी दोपहर के वक्त बिलावल पहुंचे और तकरीबन कोई असर और मगरिब के दरमियान जाकर उन्होंने जो है वो वहां से वो रवाना हुए थे। तो तकरीबन 4 या 5 घंटे बिलावल वहां मौजूद रहे। सरदार अख्तर मैंगल साहब आए, मोहसिन नकवी साहब 2-3 चक्कर लगाए, इसहाक डार साहब ने 2 चक्कर लगाए और इसके अलावा नवीद कमर साहब भी उनके साथ है। तो ये बैठक होती रही, बल्कि आजम नजीर तरन साहब भी आए और ये मुलाकातें होती रहीं। पीटीआई का वफद 2 बार आया, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद भी वो आए, मौलाना साहब से बैठे, मिले, बातें की और हासिल वसूल करामत मुगल साहब, मुझे अब ये लगता है कि पीटीआई हो या ना हो, मौलाना हो या ना हो, हुकूमत आईनी तरामीम हर सूरत ये पास करवा लेगी। लेकिन अगर मौलाना साहब साथ हों हुकूमत के, तो उसमें भी मौलाना साहब कुछ ऐसी चीज़ें शायद कर लें जिसकी वजह से डैमेज कंट्रोल किसी हद तक हो जाए। मौलाना साहब पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इमरान खान ने अब इन आईनी तरामीम की हिमायत से इनकार किया है। मिसाल के तौर पे जो मुनासिब वक्त चाहिए पीटीआई को मुशावरत के लिए, इमरान खान ने नहीं किया, पीटीआई ने अभी देखिए किया। पीटीआई ने इमरान खान से इसके बाद अभी राब्ता होना है। जी जी, उसके बाद फिर सूरत-ए-हाल नई सामने आएगी। उसकी वजह यह है कि जो मुशावरत चाहिए, जिस तरह की मुशावरत चाहिए, वो पीटीआई को मिल नहीं रही। 3 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक तो इमरान खान साहब के साथ कोई राब्ता ना हो सका और मेरे ख्याल में हमने शायद इसके ऊपर किसी वीडियो में कोई बात की भी थी कि बज़ाहिर ये प्लानिंग है कि इमरान खान साहब जेल में हों, पार्टी को हिदायत ना मिल सकें और अल्टीमेटली पीटीआई जो है वो उसको इस हवाले से कोई वाज़ेह पोजीशन लेने का मौका ही ना मिल सके। तो फिर वही हुआ कि पीटीआई को कोई पोजीशन, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वो इमरान खान की मंजूरी, इमरान खान की इजाजत के बगैर अपने तौर पर तो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने तो आज ये देखा कि बिलावल साहब बहुत ज्यादा खुश इस वजह से भी थे कि बिलावल की वो पहली और बड़ी असाइनमेंट जो उनको दी गई थी वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए, वो जो उनकी असाइनमेंट है, बिलावल उसमें कामयाब हो चुके हैं। अगरचे उन्होंने होमवर्क किसी और से करवाया, लेकिन कम अज कम वो कामयाब हो रहे हैं। आपको पता है कि कुछ थीसिस भी हो ना, वो आप पैसे दें फी वर्ड, 7 रुपए फी वर्ड, 10 रुपए या 12 रुपए, तो वो आपको थीसिस लिख के देते हैं। नहीं, हमने मेहनत से हाँ, किया। तो वो बिलावल साहब ने भी कुछ इसी तरह का काम किया है कि उन्होंने ठेके पे अपना थीसिस दे दिया और अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करवाई और अब वो वजीर आजम की शेरवानी पहनने के लिए बज़ाहिर क्वालिफाई करने वाले हैं। और देखना अब यह है कि आसिफ जरदारी साहब की ये ख्वाहिश बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी महंगी पड़ती है। बिलावल वजीर आजम तो शायद बन जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर कोई सियासी वजूद बाकी रह गया था तो मेरे ख्याल में वो सियासी वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। अब आज यानी एतवार के रोज़ अब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये आइनी तरमीम मंजूर करवाने का फैसला किया गया है और दोनों ऐवानों से किया गया है। वजीर खारजा, वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, ये जिनको कहा जाता है सियालकोट के रंगबाज, भी उनका नाम एक मशहूर है, वो ये कहते हैं कि एतवार के रोज़ अब हम दोनों ऐवानों में ये तरमीम पेश करेंगे। मेरे ख्याल में जो रुकावट सबसे बड़ी थी वो रुकावट उनकी हो चुकी है दूर। और वो रुकावट क्या थी? वो रुकावट ये थी कि मौलाना साहब को किसी तरह ऑन बोर्ड ले लिया जाए और मौलाना साहब थोड़ा इस बात पर अड़े हुए थे कि हम पीटीआई को भी साथ लेकर चलें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की जल्दबाजी की वजह से हो नहीं सका।
और देखें कि कल पीटीआई के वफद ने दोबारा मौलाना साहब से मिलना है, लेकिन उससे पहले ही शायद वफाकी काबीना उस मुसवदे की मंजूरी दे दे जो काबीना में पेश किया जाना है। अच्छा, उसमें भी मुसवदे में भी एक ट्विस्ट है करामत मुगल साहब, और वो ट्विस्ट क्या है, यानी हुकूमत के करीबी हलकों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के कई वफाकी वुज़रा लेवल तक के जो लोग हैं, वो अभी भी इस बारे में शकूक व शुबात में मुब्तला हैं कि जो ड्राफ्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी या मौलाना के दरमियान आपस में कम्युनिकेट हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, वो ड्राफ्ट भी हतमी नहीं है। जिस ड्राफ्ट को सियासी कमेटी ने मंजूर किया, वो ड्राफ्ट भी हतमी नहीं है, बल्कि यहां तक कुछ लोग कहते हैं कि जिस वक्त ये सेनेट या कौमी असम्बली में ये आईनी तरामीम पेश की जाएंगी, एक लिफाफा आएगा, वो लिफाफा बंद होगा, उस लिफाफे के अंदर ड्राफ्ट होगा, उस ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा होगा किसी को कुछ पता नहीं होगा। और मैंने ये भी सुना है करामत मुगल साहब के 54 के अलावा कोई 84 तरामीम वाला भी एक आईनी ड्राफ्ट मौजूद है। और आपको पता है कि फौज के एक बहुत बड़ा एतराज 18वीं तरमीम के हवाले से क्या है, एनएफसी अवार्ड से मुतल्लिक, और सूबों को कुछ ऐसे इख्तियारात जैसे टैक्स कलेक्शन वाला मामला कुछ कुछ हद तक सूबों के पास है। फिर इवन के आईजी जो सूबों में तैनात होते हैं उस मामले पर भी फौज के कुछ तहफुजात है, और ये आज से नहीं है, ये राहील शरीफ साहब के दौर से चले आ रहे हैं। और फौज कई मौके पर हमें इस तरह की बातें देखने सुनने पढ़ने को मिली कि कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम किसी हद तक रोल बैक होगी। तो वो 18वीं तरमीम रोल बैक वाली जो बात है ना, मुझे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिट होती नजर आ रही है। हो सकता है कि मेरा ये गुमान दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई वो बंद मुसवदा आता है किसी लिफाफे में, और वो एग्जैक्ट इजलास के मौके पर आता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है, और वो 84 की 54 की बजाय 84 वाला निकल आया, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करेगा, और फिर मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कैटेगोरिकली इन आईनी तरामीम की जो है वो मुखालफत कर चुकी है, और ये भी कहा है कि हम इनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट करेंगे। और देखें 230 या 231 का फिगर हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि 8 या 11 लोग बताए जा रहे हैं कौमी असम्बली के पीटीआई के जो टूटे हैं, और 4 सेनेटर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिनमें से 2 तो कन्फर्म खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। तो ये तकरीबन बनेंगे कोई 231-32 का फिगर, जाके 230-232 का फिगर बनेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग तो वो जो दावा किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के बंदे भी हमने तोड़े हुए हैं, फिर वो दावा झूठा था। देखें, इसमें नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और आपको याद होगा कि अदम एतमाद के वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल थी। असद उमर साहब से ये सवाल बाकायदा किया गया था, तो असद उमर साहब ने कहा था कि हमारे साथ भी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्तों में हैं, और जब अदम एतमाद पेश होगी तो फिर उनके भी बहुत सारे लोग उस वक्त पेश नहीं होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बंदे तो पूरे थे, उल्टा पीटीआई के जो इत्तेहादी थे वो भी टूट चुके थे, और 20 लोटे कौमी असम्बली के अरकान जो पीटीआई के अपने थे वो भी उनसे टूट कर एक तरह से अलग हो चुके थे, मुनहरफ हो चुके थे। तो ये चीजें कुछ हैं जो पीटीआई एंड पर मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तरीके से। सबसे खतरनाक नाम जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में लिया जा रहा है वो जैन कुरैशी साहब का है। देखिए जैन जी जी कुरैशी साहब कैसे पार्टी बदल सकते हैं, ये समझने से अभी तक जो है ना, देखें, उनके वालिद साहब की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। इस वक्त भी वो कोट लखपत जेल के अंदर कैद हैं, नाहक कैद हैं, और 9 मई के जैली भूडे मुकदमात में कैद है। लेकिन शायद शाह महमूद कुरैशी की तरह जैन कुरैशी उस तरह मजबूत असाब के मालिक नहीं है, और जब उनकी अहलिया को अगवा किया गया, हो सकता है कि जैन कुरैशी को मजीद थ्रेट्स भी किए गए हों, और उनका खानदान वैसे भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है, अभी भी दे चुका है पीटीआई के लिए। तो अभी देखना होगा कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 7-8 लोग उमर अयूब साहब कंफर्म कर रहे हैं, 7 लोग। मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो तकरीबन 11 लोग हैं जो कौमी असम्बली से टूट चुके हैं। अब क्या वाकई 11 लोग हैं, 7 लोग हैं, कितने हैं, जैन कुरैशी साहब वाकई उसमें शामिल हैं नहीं है, या कोई नए बंदा भी आ सकता है, तो ये अबहाम मौजूद है। हाँ, जिस वक्त ये कल वोटिंग यानी एतवार के रोज ये वोटिंग होगी, तो फिर उसमें मेरे ख्याल में ये चीज हमें बहुत ज्यादा वाजे और क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने इस हक में वोट दिया है। तो ये चूंकि वोटिंग जो है ये ओपन होगी, और जो है वो हाथ उठाए जाएंगे, या फिर स्पीकर ये भी कह सकता है कि जो इसके लॉबीज में होता है ना, जी जी, नो वाली लॉबीज और वो इधर चले जाएंगे, दूसरे उधर चले जाएंगे, तो फिर वहां पर लोगों को देखना
उनके चेहरे या उनके नाम वो जानना काउंटिंग पहचानना, होती है, टेंडर्स काउंटिंग, होती है जी बाहर जी जब निकले। जी जी, तो वो कोई मुश्किल नहीं है, वो चीजें वहां से हो जाएंगी। लेकिन ये बात तय है कि हो सकता है कि जैन कुरैशी को उनकी फैमिली के हवाले से कुछ ऐसे थ्रेट किए गए हों। फैमिली उनकी वापस आ चुकी। जी जी, बेशक वापस आ चुकी है, लेकिन है तो इसी पाकिस्तान में। और खुदा न खास्ता के अब अल्लाह जाने, क्योंकि जिस शख्स पर ये गुजर रही होती है सबसे ज्यादा तो वही इस हवाले से बेहतर जानता होता है। लेकिन देखे कल इतवार के रोज जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर सूरत हाल वाजे होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए। और मेरे ख्याल में पीटीआई को अपनी भी ये नाकामी तस्लीम करनी इस चाहिए। नाकामी के साथ साथ 26 को अब वो जस्टिस मंसूर अली शाह की नाकामी होगी या फिर काजी फैज ईसा की कामयाबी होगी कि जाते जाते वो डज लगा के जा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। पहले उन्होंने पत्ता साफ किया जस्टिस एजाजुल हसन साहब वाला, और अब ये दो निशाने पर। देखिए करामत मुगल साहब, मैंने कुछ दिन पहले मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने किस वक्त वो वीडियो की थी, मैं ढूंढूंगा कि मैंने एक वीडियो की थी और मैंने उसमें ये सारी चीजें बताई थी, जिसमें जब ये कहा जा रहा था ना कि सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह से बतौर चीफ जस्टिस हलफ पाकिस्तान नहीं लेंगे। हलफ नहीं लेंगे। तो मैंने उस पर ये कहा था कि ना ले हलफ, इसमें कौन सा एक सदर अगर हल्फ नहीं लेता मेरे तो क्या। साथ ही वीडियो की है, जी मुझे याद है जी हलफ जी ना लेने जी वाली। जी। तो उसमें क्या हुआ, होना क्या था, देखिए दो चीजें हैं आईने पाकिस्तान में, कुछ वो हैं जो मैंडेटरी हैं और कुछ वो हैं जो प्रोसीजरल है। मैंडेटरी क्या है कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा इस वक्त जो आइन मौजूद है। सीनियर मोस्ट, तीसरा जो सीनियर तरीन होगा सीनियरिटी में, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, ये मैंडेटरी है। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे या तीसरे वाले को उठा के चीफ जस्टिस बना दें। अब इसमें प्रोसीजरल चीजें क्या है कि सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हल्फ लेंगे, गवर्नर पंजाब या गवर्नर जो होगा किसी भी सूबे का वो मुतलका वजीर आला से हल्फ लेगा। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर सदर साहब हल्फ नहीं लेते, जैसे कि उनके जो मीडिया के कुछ सहाफ़ी लोग हैं, उनके उनके मीडिया विंग के, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब गैर आईनी चीफ जस्टिस होंगे तो इसलिए उनसे हल्फ नहीं लेना चाहिए। तो फिर उस पर मैंने ये कहा था कि नहीं लेते तो ना लें यार, कौन सी कोई बड़ी तोप मारनी है सदर साहब ने हल्फ लेके। जब पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज से 2022 में स्पीकर कौमी असम्बली साहब इस्तीफा ले सकते हैं और वो हल्फ ले सकते हैं, सॉरी हल्फ ले सकते हैं, तो फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनसे सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर तरीन जज हल्फ क्यों नहीं ले सकते। एक प्रोसीजर चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि दो आईने पाकिस्तान को अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस का, सीनियर तरीन जज का चीफ जस्टिस बनना ये मैंडेटरी है। चीफ जस्टिस से सदर मुमलिकत का हल्फ लेना ये प्रोसीजरल वो ज़ाब्ते की कार्रवाई इसको आप कह लें। तो आप देख लें कि जब कायम मकाम चीफ जस्टिस लगना हो तो सुप्रीम कोर्ट का ही सीनियर तरीन जज साथ खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो हल्फ लेता है। तो मुझे करामत मुगल साहब अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने भी टकराने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ही, जैसे कि अब इतलात सामने आ रही हैं कि 26 अक्टूबर की सुबह, और ये मेरे ख्याल में पीर का दिन नहीं बनता है, हफ्ते का दिन बनता है शायद, हफ्ते के दिन 21 सोमवार को है जी, मेरे ख्याल में हफ्ते का दिन बनता है। जी जी, हफ्ता। तो हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट में अगर सीनियर तरीन जज जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब हैं, वो जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनसे बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लें, तो मेरे ख्याल में ये चीजें अब शायद उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मैंने तकरीबन कोई 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले हमने ये बात की थी और हमने ये कहा था कि इस तरह हो सकता है कि अगर हुकूमत इस तरह वाज़ेह बदनीयती, बददियानती पर, ढिठाई पर और हर तरह की शर्म से आरी जो एक इंसान की जो खसलत होती है उससे आरी होकर सारी चीजें करने लगी है, तो फिर जजेस को भी स्टैंड लेना चाहिए, फिर वकला को भी सामने आना चाहिए। और अब क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं धौंस धमकी डंडे के जोर पर हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि जैन कुरैशी जैसे बंदे को अगर मजबूर किया जा रहा है तो फिर पीछे कौन सा शर्म, कौन सा लिहाज, कौन सी गैरत, कौन सी अहमियत जो है वो बाकी रह जाती है। मुशर्ती और हमारी जो दीनी जो एक अकदार है वो कहाँ चली गई कि आप एक शख्स की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे कहें क्या वो मेरे हक में वोट दो। तो ये वो चीजें हैं जो गलत हो रही हैं। तो फिर गलत चीजों को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो जो मैयर्स हैं वो लिए जाने चाहिए, और ये मैयर यही हो सकता है कि तमाम जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सब जजेस को साथ मिलाएं, हाई कोर्ट्स के जजेस को भी साथ ऑन बोर्ड लें, और उसमें मुतफिका तौर पर मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि तमाम हाई कोर्ट्स के वो तमाम जज साहबान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हों इस मामले में,
उन सब लोगों को कॉल किया जाना चाहिए 26 अक्टूबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां जस्टिस मुनीब अख्तर अपने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से हल्फ लें और ये कार्रवाई मुकम्मल करें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक फुल कोर्ट बनाई जाए और इन जो मुतनाज़ा तरीन आईनी तरामीम है इनके ऊपर फुल कोर्ट बैठकर इसकी समाअत करे, और जो गैर आईनी बनती हैं, जो अदलिया की आज़ादी में मदाखलत आईन पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ हैं, उन तमाम आईनी तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। हाँ, जो अच्छी हैं उनको आप बरकरार रखें, नो इशूज में कोई दूसरी तीसरी राय नहीं बनती, लेकिन जैसे बदनीयती पर मबनी कि एक शख्स चीफ जस्टिस ना बने, क्यों? क्योंकि इस निजाम को यह खतरा है कि इसका इलेक्शन का ऑडिट होगा। यार देखें कि इन लोगों के अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं कि अपने मुंह बैठ के कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे, उसके बाद इलेक्शन का ऑडिट होगा और हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारा निजाम जो है वो धांधली ज़दा मैंडेट के ऊपर खड़ा हुआ। तो ये अक्ल है इनकी, मेरे ख्याल में पर्दे पड़ चुके हैं, समझ बूझ है नहीं, कौन सा जुमला बोलना है, कौन सा नहीं बोलना, कौन से हमारे हक में जाएगा, कौन सा हमारे खिलाफ जाएगा। अपना एतराफ जुर्म अपने ऊपर खुद बैठ के फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के मुतअद्दिद इंटरव्यूज आप देख लें, वो मौजूद है। तो इसलिए करामत मुगल साहब अब ऐसे लग रहा है कि मामला टकराव की तरफ जा रहा है, जजेस स्टैंड ले रहे हैं, जजेस इसके ऊपर अगर हफ्ते को खड़े होते हैं, हलफ ले लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर तरीन जज है ना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, तो ये अगर अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों और हल्फ की तकरीब में वहां पर मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों, तो पीछे बच बचा के कौन बचेगा? मेरे ख्याल में तो एक मुल्तान वाली शख्सियत और दो नगीने हमारे बलोचिस्तान वाले होंगे, और ये शायद 3 लोग हों, या हाँ ये भी हो सकता है कि 2 एडॉक भी हों जिनको काजी साहब इस मुल्क के ऊपर 25-25 लाख 26-26 लाख रुपए फी माहाना के जो है वो मुसल्लत करके गए हैं, तो शायद वो भी हो सकते हो। तो इसलिए ये 3-4 लोग शायद अलग होंगे, बाकी सारे अपने चीफ जस्टिस के साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट तो बन नहीं सकती। नहीं, बन गई, हमने देखा है माजी में बन रही है, लेकिन अब जजेस चौके कम होंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो चीजों को मैनेज करना, ये चलाना फिर उनके लिए लेकिन काजी साहब को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जाते जाते ये भी करवा जाएंगे जो अभी हो रहा है। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके। दूसरी जानब जो बिलावल के आखिरी 3 घंटे थे ना मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के, वो बड़े कारगर साबित हुए हैं, और जो है मौलाना फजल रहमान वो हार गए हैं और बिलावल भुट्टो जीत गए हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे ये सारी सूरत हाल आगे डेवलप होती है, आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।